Dear students, today we are going to start the first chapter of OCM subject of 12th Commerce, Principles of Management. In this lecture, we are going to learn introduction, meaning, nature and significance of principles of management. So dear students, in 11th standard we have learned the meaning of management. As you know that management is an application of human resources to achieve the predetermined objectives of an organization. Management is an art of getting things done through with the people. We have also studied that in 11th standard the management is everywhere in every type of business organization, non-business organization, and even in social life. Management is required. Management is the key to success in achievements of goals. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है मैनेजमेंट किसे कहते हैं? 11th स्टैंडर्ड में हमने सीख चुका है। मैनेजमेंट एक आर्ट होता है जिसमें हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं दूसरों की हेल्प के ज़रिए। मैनेजमेंट एक्चुअल में ह्यूमन रिसोर्सेज जो होता है उसका यूज़ किया जाता है टू अचीव द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन की जो प्री डिटरमाइंड, जिसको हमने ऑलरेडी डिटरमाइन किया है, डिसाइड किया, उसको अचीव करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है, तो उसे मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे हमको ये भी पता है कि मैनेजमेंट जो होता है हर जगह पर होता है, यानी हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत महसूस होती है। हर टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, इवन हमको सोशल लाइफ में भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हर जगह मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैनेजमेंट जो होता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक की होता है, हमारे सक्सेस का की होता है। हम हर जगह मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसका एम प्रॉफिट अर्न करना हो या नहीं ना करना हो, हर जगह मैनेजमेंट किया जाता है। सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी हम मैनेजमेंट करते हैं। जैसे हमारे फैमिली में फादर जो है मंथली अर्निंग जो होती है उसमें जो है सारे मंथली एक्सपेंसेस का मैनेजमेंट करते हैं। जैसे आपके मदर हैं, जो भी अमाउंट आपके फादर पे करते हैं डेली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, तो मदर को मैनेज करना होता है कि उतनी अमाउंट में जो है सारे एक्सपेंसेस कवर किए जाएं। तो हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, ज़रूरी नहीं कि वो बिज़नेस हो। तो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की जो सक्सेस है वो है मैनेजमेंट। तो अगर हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो हमको मैनेज करना होता है, मैनेजमेंट जो है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है। While achieving goals of an individual or an organization, it is always important to use different systems or techniques. Some of these techniques are accepted universally, hence they are called as principle. जब हम हमारे इंडिविजुअल गोल्स या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो उस वक्त ज़रूरी होता है कि हमको डिफरेंट सिस्टम और डिफरेंट टेक्निक का जो है यूज़ करना होता है। और यही टेक्निक्स जब यूनिवर्सली एक्सेप्ट की जाती हैं, यही सिस्टम्स और टेक्निक्स को जब यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है तो वो प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। तो ये होते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। जब वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट होते जाते हैं उसके टेक्निक सिस्टम, तो हम उसको जो है फॉलो करते हैं, और यूनिवर्सली एक्सेप्ट होने के बाद वो टेक्निक्स और सिस्टम्स जो है प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। Principle is defined as fundamental truth that serves as the foundation for a system of belief. Principles जो होते हैं एक्चुअल में फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं जो सिस्टम ऑफ बिलीफ का फाउंडेशन होते हैं। सिस्टम ऑफ बिलीफ यानी जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, उसके लिए जो फंडामेंटल ट्रूथ की ज़रूरत होती है वो फंडामेंटल ट्रूथ जो है प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। यानी वो सिस्टम्स, वो टेक्निक्स जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं और उसको
फॉलो करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, वो प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। In simple words, techniques of systems which give one directional result are called as principles. These principles are universal and applicable everywhere. Due to the basis of principles, managers need not to work on trial and error basis. तो सिंपल वर्ड्स में टेक्निक्स और जो सिस्टम्स होते हैं जो हमको एक डायरेक्शन देते हैं वही प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। हमको एक रूल बताते हैं, एक तरीका बताते हैं कि किस तरह से काम करना है। तो वही सिस्टम्स और टेक्निक जो हमको एक डायरेक्शनल रिजल्ट बता रहे हैं कि इस रास्ते पर, इस डायरेक्शन पर हमको काम करना है, तो वो प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। और जब ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल एक्सेप्ट होते हैं तो इसको अप्लाई किया जाता है हर जगह, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो, एग्रीकल्चर हो, सोशल लाइफ हो, हर जगह जो है इसको अप्लाई किया जाता है क्योंकि उसको यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मिल जाती है, यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो जाते हैं, तो इसका इस्तेमाल हर जगह होता है। एंड ड्यू टू द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स मैनेजर नीड नॉट टू वर्क ऑन ट्रायल एंड एरर बेसिस। जब हमारे पास ये प्रिंसिपल अवेलेबल होते हैं कि हमको किस तरह से बिजनेस को मैनेज करना है या किस तरह से हमारी सोशल लाइफ को मैनेज करना है या किसी भी फील्ड में हमको मैनेजमेंट करना है, तो उसके प्रिंसिपल्स यानी उसके टेक्निक्स, मेथड्स और सिस्टम जब हम मिल जाते हैं तो मैनेजर जो होता है, जो मैनेज करने वाला काम कर रहा है, उसको ट्रायल और एरर बेसिस के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। ट्रायल और एरर बेसिस यानी क्या, हम कोई चीज़ को ट्राई करके देख रहे हैं कि ये चीज़ सही होगी या नहीं होगी, कोई एक मेथड फॉलो कर रहे हैं या अपनी ओन जो है थिंकिंग पर हम कोई काम कर रहे हैं, फिर काम करके देखना चाहते हैं कि मैंने ये जो मेरी थिंकिंग पर, जो मेरे मेथड पर जो मैंने काम किया है वो सही साबित होगा या गलत, उसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर बेसिस। तो हमको ट्रायल एंड एरर बेसिस पर काम नहीं करना है क्योंकि हमको इसमें लॉस भी सफ़र करना पड़ सकता है। हम बिज़नेस में कोई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं कि मुझे प्रॉफिट होगा, सेल इंक्रीज़ होगा, ये प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा, हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं ट्रायल बेसिस पर, तो हमको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर उसी जगह हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अडॉप्ट करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो हमको ट्रायल एंड एरर बेसिस पर काम करने की ज़रूरत नहीं। जो भी काम होगा सिस्टमेटिक होगा क्योंकि ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल एक्सेप्टेड होते हैं, वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्टेंस होता है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिसे आज हर कोई अप्लाई करता है। एक्चुअल में मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, इस प्रिंसिपल को कंट्रीब्यूट किया है हेनरी फ्यूएल ने। हेनरी फ्यूएल ने टोटल मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो ये प्रिंसिपल्स के काफ़ी जो है एक्सेप्टेबल हैं और हर जगह इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का नेचर किस तरह से है, इसके नेचर से हमको पता चलेगा कि एक्चुअल में मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है और किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जैसे मैंने आपको अभी मीनिंग में बताया कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं और यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। As you know that the principles of management are universal in nature. That means they can be applied to all types of organization, irrespective of their size and nature. The results may vary and application may be modified, but these are suitable for all kinds of organization. Similarly, they are applicable to all levels of management. मैनेजमेंट प्रिंसिपल का यूनिवर्सल नेचर होता है, यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट किया गया है, यानी इसका मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। कोई भी टाइप का बिजनेस हो या कोई भी साइज़ का हो, कोई भी नेचर हो बिजनेस का, सारे जगह पर जो है एप्लीकेबल होते हैं। चाहे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो, एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो,
मिलिट्री एक्सपीडिशन हो, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। इसका जो रिज़ल्ट होता है वो क्या होता है, मॉडिफाइड किया जा सकता है। इसको रिज़ल्ट में जो चेंजेस आते हैं, इसको चेंजेस के मुताबिक हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और जो है जिस ऑर्गेनाइजेशन को सूटेबल होते हैं जो प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल तो हैं, उसी के साथ साथ ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा होता है मिडल लेवल मैनेजमेंट और तीसरा होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तीनों लेवल में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो पहले नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से हमको पता चलता है कि इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, यानी हर जगह इसका इस्तेमाल होता है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह इसका यूज़ होता है और मैनेजमेंट के हर लेवल में इसका यूज़ किया जाता है। नंबर 2, जनरल गाइडलाइंस। Management principles provide general guidelines in tackling the organizational situation wisely as well as in solving the problems. They are not rigid. Which management principles are to be applied depends upon the situation, size and nature of organization. For example, when we say fair remuneration, then the term fair can vary as per the nature, size and financial condition of the organization. मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं वो जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं किसी भी मैनेजर के लिए, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन को समझ सकें, उसको, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको इजीली सॉल्व कर सकें। मैनेजमेंट प्रिंसिपल रिजिड नहीं होते हैं, रिजिड का मतलब लिमिटेड नहीं होते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल को हम अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी डिपेंड होती है बिजनेस के साइज पर, उसकी सिचुएशन, उसका और नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर फेयर रिम्यूनरेशन। फेयर रिम्यूनरेशन हम एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं। फेयर रिम्यूनरेशन यानी एम्प्लॉयज़ को हम जो सैलरी, वेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये उनका रिम्यूनरेशन जो होता है हमको फेयरली प्रोवाइड करना होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है एज पर द नेचर, साइज एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, बिजनेस का साइज क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रिम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो होते हैं ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू द साइज, नेचर एंड सिचुएशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जनरल गाइडलाइंस काफ़ी हेल्पफुल होती है मैनेजर के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ग्रेजुअली विथ थ्रू research work. Systematic observation and experiments are conducted before developing them. The results of such experiments have been developed as a principles after its practice in organization. मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको डेवलप किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च वर्क। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ऐसे ही नहीं बनाए गए, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च वर्क करना पड़ता है। रिसर्च करने के बाद हम कोई प्रिंसिपल डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत होती है इसको अप्लाई करने से पहले, इसको डेवलप करने से पहले। तो हेनरी फ्यूएल ने जब इन प्रिंसिपल्स को बनाया मैनेजमेंट के, तो इसको काफ़ी एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ा हर ऑर्गेनाइजेशन का, एम्प्लॉयज़ का। उसके बाद उसने ये प्रिंसिपल्स को डेवलप किया है और इन एक्सपेरिमेंट्स का जो रिज़ल्ट होता है हमको पता चलता है जब हम इसको किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस करते हैं। तो इस रिज़ल्ट के बेसिस पर प्रिंसिपल्स को डेवलप किया जाता है।
तो इस तरह से हमको ये पता चलता है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इनको फॉर्म किया गया है, बनाया गया है। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है चेंजेबल, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। Management principles are flexible in nature. It means they can be changed or modified according to the situation. Managers can be flexible while implementing principles to suit the requirement. The business situations keep on changing. Management principles can be adjusted or modified and can be used in the organization according to its needs. यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं फ्लेक्सिबल होता है, इनका नेचर फ्लेक्सिबल होता है। यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल को हम चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं। इसलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल को फ्लेक्सिबल कहा है, क्योंकि चेंजेबल है। चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और मैनेजर जो है इन प्रिंसिपल की वजह से फ्लेक्सिबल होते हैं अपने प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एज पर द रिक्वायरमेंट। जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं उस हिसाब से जो है सारे मैनेजर्स जो हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। और हमें एक बात पता है कि बिजनेस में जो सिचुएशन होती है वो हमेशा सेम नहीं रहती है, ये हमेशा चेंज होती रहती है। बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, टेक्नोलॉजीज़ आउटडेटेड होते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। तो इसीलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को जो बनाया गया है वो फ्लेक्सिबल नेचर में बनाया गया है, क्योंकि है जैसी भी सिचुएशन आए उस हिसाब से हम इसको अप्लाई कर सकें। तो इस तरह से मैनेजमेंट प्रिंसिपल को हम किसी भी तरह से जो है एडजस्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से, और ऑर्गेनाइजेशन की नीड के हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियरल नेचर। यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल का नेचर जो है बिहेवियरल होता है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी। इट इज़ not a task of a single person or individual person. Management aims at achieving certain goals through a group of human beings. Management principles are designed to influence human beings. These principles control a group of persons and direct them to achieve the objectives. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो ग्रुप के ज़रिए अप्लाई किए जाते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ग्रुप ऑफ पर्सन की ज़रूरत होती है। इट इज़ नॉट अ टास्क ऑफ सिंगल पर्सन। कोई सिंगल पर्सन मैनेज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ग्रुप एक्टिविटी है, और मैनेजमेंट का जो एम होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको ग्रुप के ज़रिए, ग्रुप की मदद से अचीव करना होता है। ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग की मदद से जो है इसको अचीव किया जाता है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो ह्यूमन बीइंग को इन्फ्लुएंस कर सके, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके। और इस प्रिंसिपल की मदद से हम ग्रुप ऑफ पर्सन को कंट्रोल कर सकते हैं और उनको डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस फॉर टेकिंग डिसीजंस। They determine the cause or reason for particular effect. For example, payment of good wages and incentives help in increasing the output of workers, or making effective advertisement increases the sale of a product. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो एक बेस होता है। किस चीज़ का बेस होता है? फॉर टेकिंग डिसीजन लेने के लिए एक बेस है, एक मेथड है, एक टेक्निक है जिसके बेसिस पर हम क्या करते हैं? डिसीजंस लेते हैं।
और ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डिटरमाइन करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि कौन सा कॉज यानी रीज़न, किस रीज़न की वजह से, कौन से कॉज की वजह से इफेक्ट पड़ रहा है, ये रिलेशन साबित करता है। हमने समझो कोई एक्शन लिया है और एक्शन क्या है, हमारा कॉज है, और उस एक्शन के ज़रिए, उस एक्शन की वजह से कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो ये कॉज की वजह से इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो इसलिए इन दोनों में क्या होता है, रिलेशन होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम हमारे एम्प्लॉयज़ को अच्छी वेजेस देते हैं, अच्छी सैलरी देते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। वर्कर जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन जो होता है हमारा ज़्यादा होता है। कि ये किस लिए ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हम एम्प्लॉयज़ को क्या दे रहे हैं, अच्छी सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं और इंसेंटिव्स दे रहे हैं। तो अच्छी सैलरी, वेजेस, इंसेंटिव्स, ये क्या हो गया, कॉज हो गया। अब इसका जो आउटपुट हमको मिल रहा है, अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है, वो क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल शो करते हैं कि कौन सी कॉज के वजह से कौन सा इफेक्ट हमारे सामने आया है। कि हमने वे एम्प्लॉयज़ को खुश किया, ये रीज़न था जिसकी वजह से उसका इफेक्ट क्या हुआ, हमको अच्छा प्रोडक्शन मिला। अब दूसरी एग्जांपल ये है कि अगर हम इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है, प्रोडक्ट का सेल इंक्रीज़ हो जाता है। तो अच्छी एडवर्टाइजमेंट जो हम कर रहे हैं वो कॉज हो गया, और उसका इफेक्ट हमको क्या मिला है, हमारा सेल इंक्रीज़ हो गया। तो इस तरह से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में। नेक्स्ट, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हम देखते हैं ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस. Those are to be practiced simultaneously to get the result in the form of achievement of predefined goals. If any specific principle is focused more and other are not followed with the same focus, then it affects the working of organizations. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं, ये प्रिंसिपल्स, मैंने जैसे आपको बताया कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को डेवलप किया है हेनरी फ्यूएल ने। इसने 14 प्रिंसिपल्स बनाए। अब ये पॉइंट की तरफ आप ध्यान दो, ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, यानी सारे प्रिंसिपल का इम्पोर्टेंस कैसा है, इक्वल है। सारे प्रिंसिपल्स यानी 14 प्रिंसिपल्स, और इन प्रिंसिपल्स को, हर प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना साइमल्टेनियसली ज़रूरी होता है। अगर हमको बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए, अगर हम प्री डिफाइंड गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो सारे प्रिंसिपल्स का यूज़ होना चाहिए, उनको अप्लाई करना चाहिए। अगर हम कोई स्पेसिफिक प्रिंसिपल की तरफ फोकस करते हैं और दूसरे प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, तो इसका असर जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ता है। तो सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई होना चाहिए, जो भी 14 प्रिंसिपल्स। अब ये 14 प्रिंसिपल क्या हैं, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल में आपको पता चलेगा कि हेनरी फ्यूएल्स के 14 प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। इससे हमको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये प्रिंसिपल्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो किसी भी मैनेजमेंट के लिए जो है सारे प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन होना उतना ही ज़रूरी होता है, अगर हमको बिजनेस के सक्सेस को अचीव करना है। ठीक, तो ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वल इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। As we have studied or discussed the nature of principles of management, it can be said that management principles are applicable everywhere. They are in the form of predetermined solutions for the problems which are recurring. These principles are tested and practiced worldwide from many years. Therefore, it is important to study the significance or importance of management principles with the help of the following facts. अभी हमने नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किया,
जिससे हमको ये पता चला कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, एप्लीकेबल है हर जगह पर, एवरीवेयर, किसी भी बिजनेस, किसी भी नॉन बिजनेस या फिर सोशल लाइफ, हर जगह जो है इनका यूज़ किया जाता है। और इनका यूज़ जो होता है, हमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं और जो बार बार रिकरिंग होते हैं, रिपीट होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और एक्चुअल में मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं ये जनरल गाइडलाइंस होते हैं मैनेजर के लिए, जिसका इस्तेमाल मैनेजर करता है अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए। ये प्रिंसिपल जो होते हैं वर्ल्ड वाइड इनको टेस्ट किया जाता है, इसको प्रैक्टिस किया जाता है और इसके बाद जो है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल का यूनिवर्सल एप्लीकेशन होने की वजह से, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होने की वजह से इसके काफ़ी इम्पोर्टेंस होते हैं, काफ़ी एडवांटेज होते हैं। तो इसलिए हमको इसके इम्पोर्टेंस, इसके सिग्निफिकेंस क्या हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के, इससे हमको स्टडी करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस का अल्टरनेट वर्ड है इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस को ही सिग्निफिकेंस कहा जाता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के सिग्निफिकेंस यानी इम्पोर्टेंस या फिर उसके बेनिफिट्स भी हम कह सकते हैं कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ये हम देखते हैं पॉइंट वाइज, वन बाय वन। नंबर 1, प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स यानी मैनेजर्स के लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल काफ़ी जो होते हैं हेल्पफुल होते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट help the manager to understand the organization. The study of the principles helps to improve the understanding of the situation and problems. It further helps the manager to find out the solutions to the problems and handle situations. The use of this principle is helping managers about the manner in which he should act in different situations. तो फर्स्ट पॉइंट से हमको ये क्लियर होता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो बनाए गए हैं वो काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं मैनेजर्स को, जिससे काफ़ी मदद मिल रही है मैनेजर्स को। तो मैनेजर को क्या मदद मिलते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल से, इस पॉइंट से हमको पता चलता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं मैनेजर को हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए। इस तरह से प्रिंसिपल को डिज़ाइन किया गया है जिसका अगर हम डिटेल स्टडी करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन को समझना किस तरह से, तो ऑर्गेनाइजेशन को समझने में मदद मिलती है। उसी तरह से इस प्रिंसिपल की मदद से ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉब्लम और सिचुएशन को समझने में हेल्प मिलती है। और इसी के साथ साथ मैनेजर जो है इन प्रिंसिपल्स की मदद से जो भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन फाइंड आउट करने में, उसको हैंडल करने में मदद मिलती है। ये प्रिंसिपल जो है मैनेजर्स को हेल्प करते हैं कि किस मैनर में और किस सिचुएशन में जो है उनको किस तरह से एक्ट करना है, किस तरह से काम करना है, किस तरह से बिहेव करना है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइड करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो ये पहला एडवांटेज, पहला इम्पोर्टेंस जिससे मैनेजर को काफ़ी हेल्प मिल रही है। सेकंड हम देखते हैं हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स are helpful in efficient utilization of resources. Resources means the resources we use is in business organization for production and for performing the activities of the organization are known as the resources, and such resources should be utilized in efficient manner. Now we have to see how does the principles of management help the manager for the efficient utilization of resources. As you know that in every business organization there are two types of resources used, that is physical resources which includes material, machine, money, etc.,
and second is human resources, that is manpower, means employees, workers, labor, etc. The basic function of management is to make proper balance between the resources by putting them to optimum use and control on wastage of resources. It helps establishing better relation between management and employees, which increases the efficiency level of employees and also affects the effective administration. For example, use of standard tools and machinery helps in increasing quality or productivity as well as in increasing level of efficiency of human resources. मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्पफुल हैं, किस चीज़ के लिए हेल्पफुल है? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन मीन्स उसका अच्छा इस्तेमाल, यूज़ जिसे कहते हैं। जैसे आपको पता है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, जिसमें नंबर 1 है फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज यानी मटेरियल, मशीनरी, मनी, ये फिजिकल रिसोर्सेज में आते हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मैन पावर। मैन पावर यानी एम्प्लॉयज़, वर्कर, लेबर, जिसके ज़रिए हम फिजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। और हमें ये भी बात पता है कि मैनेजमेंट का जो बेसिक फंक्शन होता है वो प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना होता है। किस चीज़ में? हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी एडवांटेजियस, प्रॉफिटेबल मैनर में जब हम यूज़ करते हैं तो ऑप्टिमम लेवल होता है। और वेस्टेजेस जो होते हैं उसको रिड्यूस करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्टैंडर्ड टूल्स यूज़ करते हैं, मशीनरी यूज़ करते हैं, जिससे क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है और जिससे ह्यूमन रिसोर्सेज की एफिशिएंसी लेवल में भी इंक्रीज़ होता है, तो ये इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहलाता है। तो हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, मशीनरी होते हैं, तो मशीनरी जो होनी चाहिए जो है हाई क्वालिटी वाली मशीनरी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड मशीनरी होनी चाहिए, जिससे हम अच्छी प्रोडक्टिविटी कर सकें, गुड्स की क्वालिटी को जो है इम्प्रूव कर सकें। तो जब रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छे से होगा तो हम बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, सेल इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की वजह से। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ऐसे बनाए गए हैं जिससे हमको मदद मिलती है कि किस तरह से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज हो। नेक्स्ट है साइंटिफिक डिसीजंस। In business organization, a scientific decision means systematic or balanced decision. Principles train the managers to handle critical situation tactfully. Otherwise, the managers have to work always with trial and error method. With the use of various management principles, one can get an idea about how to analyze the situation, to search alternative options and their results. सेकेंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल का साइंटिफिक डिसीजन, यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल की मदद से हम साइंटिफिक डिसीजंस ले सकते हैं। साइंटिफिक डिसीजन का मतलब होता है सिस्टमेटिक और बैलेंस्ड डिसीजन। जब हम सिस्टमेटिक और बैलेंस्ड डिसीजन लेते हैं तो साइंटिफिक डिसीजन होता है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल मैनेजर को ट्रेन करते हैं कि किस तरह से क्रिटिकल सिचुएशन को टैक्टफुली हैंडल किया जाए। अगर ये प्रिंसिपल्स नहीं होते तो मैनेजर को ट्रायल और एरर मेथड के बेसिस पर काम करना होता कि ट्रायल एंड एरर मेथड, जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में कि ट्रायल एंड एरर, जैसे हम ट्राई करके देख रहे हैं कि ये हमने जो डिसीजन लिया सही होगा या नहीं होगा। ठीक है, सही होगा तो हमको फ़ायदा होगा, गलत होगा तो नुकसान होगा। तो ट्रायल और एरर मेथड बेसिस पर काम करना पड़े। अगर हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स
की मदद से हम काम कर रहे हैं तो हमको ट्रायल और एरर मेथड पर काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास एक सिस्टमेटिक तरीका है जिससे हमको सही डिसीजन लेने में मदद मिलती है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल की यूज़ से मैनेजर्स को आइडिया आती है कि किस तरह से सिचुएशन को एनालाइज किया जाए, किस तरह से अल्टरनेटिव ऑप्शंस को सर्च किया जाए और उनके रिजल्ट्स को सर्च किया जाए। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल काफ़ी जो है इम्पोर्टेंस होते हैं साइंटिफिक डिसीजंस लेने में। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Management principles are based on every aspect of organization. They are not developed only from viewpoint of handling the resources effectively, but they guide management in understanding social responsibility of organization so that they can focus on providing important qualitative product at reasonable prices, avoiding artificial monopolistic situation in market, fair competition, fair remuneration, change in environment, healthy working place, standard tools and machinery, etc. मैनेजमेंट प्रिंसिपल की मदद से मैनेजर को हेल्प मिलती है कि वो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करे। जैसे हमें पता है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाजी जिम्मेदारी होनी चाहिए जहाँ पर वो बिजनेस कर रहा है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के हर एस्पेक्ट्स पर डिपेंड होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल को सिर्फ जो है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, रिसोर्सेज को हैंडल करने के लिए डेवलप नहीं किया गया है, बल्कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को इस तरह से डेवलप किया गया है ताकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने में मदद हो और जिसकी वजह से वो फोकस कर सकें अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करना। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। जहाँ पर हम बिजनेस कर रहे हैं, जिन कस्टमर को हम अपना गुड्स सेल कर रहे हैं, तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिज़नेस की कि उनको एक क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करें और प्रोडक्ट रीज़नेबल प्राइस में प्रोवाइड करें और आर्टिफिशियल मोनोपोली को अवॉइड करें। मोनोपोली यानी जहाँ पर सिंगल सेलर होता है और अपनी मन चाहे प्राइस लगाता है, उसे कहते हैं मोनोपोली। तो मोनोपोली क्रिएट नहीं करना चाहिए, आर्टिफिशियल मोनोपोली क्रिएट नहीं करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन मार्केट में नहीं क्रिएट करना चाहिए। तो फेयर कंपटीशन होना चाहिए और उसी के साथ फेयर रिम्यूनरेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज़, जो लेबर काम कर रहे हैं, उनका रिम्यूनरेशन फेयर होना चाहिए, यानी उनको अच्छी सैलरी, अच्छी वेजेस टाइम पे मिलनी चाहिए। ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने में मदद मिलती है किसके ज़रिए? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ज़रिए। नेक्स्ट, encourages research and development. Principles of management are dynamic. Their nature goes on changing along with the changes in the business world. As you know that research and development programs are necessary. Management adopts new trends at working place automatically. Management principles helps in developing the scientific approach towards research and development, and these principles helps for the growth and development of organization. For example, research and development department always work on finding new techniques in the field of production, finance, marketing, human resources, etc. तो इस पॉइंट से हमको पता चलता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल इनकरेज करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करें, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो होते हैं वो डायनामिक होते हैं। डायनामिक यानी चेंजेबल, जो स्टेबल नहीं रहते, चेंज होते हैं चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से। हम जैसे देखा हमने नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं हम उसको
मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से। तो जो नेचर जो होता है बिजनेस वर्ल्ड का, चेंज होते रहता है, हमेशा चेंज होते रहता है, एक ही सिचुएशन नहीं होती है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करने में मदद करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ताल्लुक से। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद मिलती है। जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल इनकरेज करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है हमेशा काम करते हैं नई टेक्निक्स को फाइंड आउट करने के लिए, नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, नई टेक्निक्स जो होती है फाइनेंस कलेक्ट करने की उसको फाइंड आउट करने के लिए, नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को अचीव करने के लिए, नए ह्यूमन रिसोर्सेज को हैंडल करने की टेक्निक्स को फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे तभी हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है, मॉडिफिकेशन होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो इस तरह से मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प करते हैं, इनकरेज करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, helps to coordinate and control. Management principles are the guidelines for better coordination and control. It is very challenging to create coordination and cooperation among different employees working in different departments. It is also a difficult task for manager to keep control on the performance of employees. Management principles offer suitable system while establishing coordination and control. मैनेजमेंट प्रिंसिपल कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल इन दोनों चीज़ों को बिजनेस में लाने में मदद करते हैं। अब देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, एक दूसरे में तालमेल जब तक नहीं होता है, तब तक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस अचीव नहीं होता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं बेटर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के लिए, किस तरह से हमको कोऑर्डिनेशन लाना है, किस तरह से कंट्रोल करना होता है। और जबकि मैनेजर के सामने एक चैलेंजिंग टास्क है कि वो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के अंदर और डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के अंदर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल को मेंटेन करें और इसको बनाए रखें। और इसी के साथ साथ एक डिफ़िकल्ट टास्क मैनेजर के लिए ये भी होता है कि अपने एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस में कंट्रोल कर सके। तो ये सारे चीज़ें डिफ़िकल्ट होती है, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल लाना ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस में, एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस में, उनके काम में। तो इसलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल इस तरह से डेवलप किए गए हैं जो कि एक सूटेबल सिस्टम ऑफर करते हैं मैनेजर को, जिसकी मदद से वो बेटर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल मेंटेन कर सकता है अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वन कैन डेवलप एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। मैनेजर्स कैन आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज and can provide appropriate solutions on the problems. It builds confidence in the minds of the managers. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की मदद से मैनेजर को हेल्प मिलती है कि वो अपना एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच को डेवलप कर सकता है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको किस तरह से अचीव करना है, उसको एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच मिल जाता है कि किस तरह से वो अपने ऑब्जेक्टिव अप्रोच को बिल्ड कर सकता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की मदद से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकता है कि क्या क्या उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इन अपॉर्चुनिटीज़ की बेसिस पर वो अपना ऑब्जेक्ट जो है बिल्ड कर सकता है कि अब मेरा ऑब्जेक्ट ये होगा कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है,
ऑर्गेनाइजेशन को इतना प्रॉफिट अचीव करके देना है, तो ये किसकी मदद से होता है? ऑर्गेनाइजेशन में जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं जिससे उसने मैनेजमेंट प्रिंसिपल के ज़रिए फाइंड आउट किया, और उसी के साथ साथ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के ज़रिए जो भी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्यूशंस भी जो है फाइंड आउट कर सकता है मैनेजर, जिसकी वजह से मैनेजर्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और वो अपने ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव कर सकते हैं। तो ये इस लेक्चर में हमने आज सीखा नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट पीरियड में हम कंटिन्यू करेंगे।